गाइस, तो आज हम इंडिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन समझेंगे, यानी किस कंडीशन में हमको वेंटिलेटर पर पेशेंट को शिफ्ट करना ही है और कंपलसरी हो जाता है पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है या सीवियर एपनिया में चला जाता है या पेशेंट कम्प्लीटली ब्रीथ होल्ड कर लेता है। तो उस कंडीशन में हमको, या फिर शॉक में चला जाता है या एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है पेशेंट, तो उस कंडीशन में हमको पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना कंपलसरी हो जाता है। तो सारी चीज़ें हम समझेंगे। सिल्वरमैन एडिशन जो स्कोरिंग है उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि पेशेंट की जो आरडीएस की सीवियरिटी वो है क्या है, और हम अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करते हैं तो उसमें पेशेंट को कैसे हम ईटी ट्यूब की कैलकुलेशन करते हुए हम प्रॉपर जो है एक्यूरेटली हम सारी चीज़ें करेक्ट कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें समझेंगे, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेंटिलेटर के गोल्डन रूल क्या है कि उस कंडीशन में पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना ही है। तो गोल्डन रूल्स इन मैकेनिकल वेंटिलेशन: एंटिसिपेट द नीड फॉर वेंटिलेशन रैदर देन लेट द बेबी डिटोरिएट, यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाता है, कलर फेड हो जाता है, जीसी लो हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमको पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना ही है। पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाता है या फिर एपनिया वेयर इट बिकम्स एन इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट कम्प्लीटली ब्रीथ को होल्ड कर लेता है और सीवियर एपनिया में चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना ही कंपलसरी हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि अगर पेशेंट एपनिया में गया है तो हम उसको सीपैप लगा के देखेंगे। अगर सीपैप से पेशेंट जो है रिकवर नहीं करता है तो हम फिर उसको वेंटिलेटर पर ही शिफ्ट करेंगे। तो सीपैप शुड बी ट्राइड इन फर्स्ट इन न्यूनेट्स विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और रिकरेंट एपनिया, यानी अगर पेशेंट को एपनिया हुआ है, डिस्ट्रेस हुआ है, तो पहले हम देखते हैं कि पेशेंट अगर सीपैप से ही बाहर आ जाता है, निकल जाता है, तो फिर हम उसको वेंटिलेटर कंसीडर नहीं करते हैं। और सिल्वरमैन एंड्रेशन की हेल्प से हम समझ के कि उसकी जो डिस्ट्रेस की जो सीवियरिटी है वो क्या है, तो सारी चीज़ें समझते हुए ही हमको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हम जो है कुछ इंडिकेशन है उसके वेंटिलेटर के वो समझ लेते हैं। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में अगर पेशेंट गया है, यानी उसको हम मोर देन 60% FiO2 दे रहे हैं, यानी मोर देन 60% FiO2 दे रहे हैं, उसके बाद भी उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 60 mmHg है, तो हम उसको वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना कंपलसरी है। FiO2 रिक्वायरमेंट मोर देन 60% है, यानी FiO2 की रिक्वायरमेंट मोर देन 60% है, और फेलियर ऑफ नॉन इन्वेसिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट, यानी नॉन इन्वेसिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे पेशेंट फेलियर में चला जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका जो है फेलियर में चला जाता है। PaCO2 मोर देन अगर 60 mmHg है, यानी उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, गैसेस है, ब्लड गैसेस का लेवल, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो लेवल है मोर देन 60 हो जाता है ब्लड में, और pH लेस देन 7.25, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को, ये सब एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर के सिम्टम्स हैं, इस कंडीशन में हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर ही शिफ्ट करके उसकी जो पैरामीटर्स को करेक्ट कर पाएंगे। तो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में समझ लेते हैं, नहीं मार्क्ड रिट्रैक्शन एंड टैकिपनिया है, बहुत सारा रिट्रैक्शन है पेशेंट को, जीफॉइड रिट्रैक्शन है, इंट्राकोस्टल रिट्रैक्शन है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को वेंटिलेटर कंसीडर करेंगे। यानी टैकिपनिया है पेशेंट को, यानी उसका जो ब्रीदिंग रेट है बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, और उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को वेंटिलेटर प्रेफर करते हैं। सिल्वरमैन एड्रेशन और डाउनेस स्कोर इन न्यूनेट अगर मोर देन 7 चला जाता है, यानी 7 और 8, 9, 10 तक चला जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। इस कंडीशन में हमको पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना कंपलसरी होता है। और अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रीटर्म है तो हम उसमें देखेंगे कि उसके अंदर जो है सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी तो नहीं है, वो हम एक्सरे करके लंग्स का जो है प्रॉपर असिसमेंट करते हैं। तो उस कंडीशन में हम अगर लंग्स बहुत ज़्यादा वाइटिश हैं तो उस कंडीशन में हम सर्फेक्टेंट थेरेपी देने के बाद हम पेशेंट को जो है इम्प्रूव देख पाएंगे। तो और एपनिया एंड पुअर रेस्पिरेटरी एफर्ट, यानी पेशेंट को बार बार एपनिया हो रहा है, सीपैप पे है, फिर भी पेशेंट को एपनिया हो रहा है, और उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट बहुत अच्छे नहीं है, पेशेंट साइनोस है और उसकी जीसी लो होती जा रही है, कलर फेड होता जा रहा है,
तो उस कंडीशन में हम तुरंत ही पेशेंट को वेंटिलेटर कंसल्ट करेंगे। और शॉक है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में टू डिक्रीज सिस्टेमिक और मायोकार्डियल ऑक्सीजन, यानी उसकी मायोकार्डियल ऑक्सीजन कम होती जा रही है और शॉक में जाता जा रहा है पेशेंट, तो उस कंडीशन में हमको जो है वेंटिलेटर तुरंत ही कंसीडर करना चाहिए। टू मेंटेन एयरवे पेटेंसी अल्टरेट सेंसोरियम सर्जिकल प्रोसेस, यानी कोई सर्जिकल प्रोसेस होता है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं, तो उस कंडीशन में हमको वेंटिलेटर पर शिफ्ट करके पेशेंट को एनेस्थीसिया दे पाएंगे और उसका जो सर्जिकल प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो रिक्वायरिंग जनरल एनेस्थीसिया न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोमस्कुलर आइलाइंस टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर बाई कंट्रोल हाइपर वेंटिलेशन। इसमें हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख के हम उसका हाइपर वेंटिलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर पेशेंट का ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट है तो हम उसके हाइपर वेंटिलेशन को भी करेक्ट कर पाएंगे। टू स्टेबलाइज चेस्ट वॉल इन फ्लेयल चेस्ट एंड डायफ्रामेटिक प्लेजी, यानी उसकी जो डायफ्रामेटिक एक्टिविटी अच्छी नहीं है उस कंडीशन में भी हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करेंगे। अगर पेशेंट का डायफ्राम प्रॉपर मूव नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करेंगे। तो ग्रेडिंग ऑफ सीवियरिटी ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी ग्रेडिंग द सीवियरिटी ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की सीवियरिटी है वो सिल्बरमैन एंडरसन और डाउनिस स्कोरिंग की हेल्प से हम समझेंगे कि सीवियरिटी क्या है और कितना सीवियर जो है पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। तो ये सिल्बरमैन एंडरसन जो है स्कोरिंग यूज़ किया जाता है और डाउनिस स्कोरिंग फॉर टर्म एंड प्री टर्म, ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम सिल्बरमैन एडिशन स्कोरिंग समझते हैं। सिल्बरमैन एडिशन स्कोरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्री टर्म बेबीज़, ये प्री टर्म बेबीज़ में ही यूज़फुल है सिल्बरमैन एडिशन थ्योरी। तो समझते हैं जैसे पेशेंट का, इसमें हम समझेंगे कि पेशेंट को अगर डिस्ट्रेस नहीं है तो 0 नंबर देंगे, हल्का डिस्ट्रेस है माइल्ड डिस्ट्रेस है तो हम उसको 1 नंबर देंगे, अगर सीवियर डिस्ट्रेस है तो उसको हम 2 नंबर देंगे। तो ये नंबरिंग की हेल्प से ही हम जो है पेशेंट की डिस्ट्रेस की सीवियरिटी को समझेंगे। जैसे कि अपर चेस्ट रिट्रैक्शन सिंक्रोनाइज मूवमेंट है, इसको हम 0 नंबर देंगे, यानी अपर चेस्ट लैग्स ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अगर इंस्पायरेशन के टाइम पेशेंट में लैग्स हो रहे हैं, लैग हो रहा है, अगर पेशेंट ऐसे झटके से ब्रीथ ले रहा है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। और शीशो मूवमेंट है अपर चेस्ट में तो हम उसको 2 नंबर देंगे। अगर लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन नहीं है तो हम उसको 0 नंबर देंगे। अगर जस्ट विजिबल है यानी हल्का सा विजिबल है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। और मार्क्ड है यानी प्रॉपर हमको दिखाई दे रहा है लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन तो हम उसको 2 नंबर देंगे। जीफॉइड रिट्रैक्शन यानी जो हमारी स्टर्नम बोन होती है उसके नीचे जीफॉइड बोन होती है, तो जीफॉइड बोन के नीचे वहाँ पे हमको देखने मिलेगा कि जीफॉइड रिट्रैक्शन है, वहाँ पे रिट्रैक्शन हो रहा है वहाँ पे, तो हम उसको हल्का जस्ट विजिबल है तो हम उसको 1 नंबर देंगे, अगर नहीं है तो हम 0 नंबर देंगे। और हमको प्रॉपरली सीन हो रहा है तो हम उसको 2 नंबर देंगे, यानी 2 नंबर दे रहे हैं, प्रॉपर सीन हो रहा है रिट्रैक्शन तो वो सीवियरिटी की तरफ पेशेंट जा रहा है हमारा। नेज़ल फ्लेयरिंग है पेशेंट को तो हम उसको नेज़ल फ्लेयरिंग अगर मिनिमल है यानी हल्की है तो हम उसको 1 नंबर देंगे, अगर वो प्रॉपर है नहीं या फिर नेज़ल फ्लेयरिंग नहीं है तो हम उसको नन यानी 0 नंबर देंगे। और वो प्रॉपर मार्क्ड है यानी दिखाई दे रही है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। यानी पेशेंट एक्सपायरेटरी ग्रंट नहीं कर रहा है तो हम उसको 0 नंबर देंगे। और एक्सपायरेटरी पहले तो हम समझते हैं कि पेशेंट एक्सपायरेटरी ग्रंट क्यों करता है। एक्सपायरेटरी ग्रंट करने का मीन्स है कि पेशेंट सेल्फ पीप जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, यानी एंड ऑफ एक्सपायरेशन के टाइम वो अपने ग्लॉटिस से कुछ ब्रीथ को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है लंग्स में, उस कारण से वो पीप जनरेट हो रही है, उस कारण से वो ग्रंटिंग जनरेट हो रही है। तो एक्सपायरेटरी जो ग्रंट है वो पेशेंट इसलिए करता है। अगर वो ऑडिबल है विद स्टेथोस्कोप से यानी हल्की ग्रंट है और वो स्टेथोस्कोप से ऑडिबल है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। अगर ऑडिबल विद यानी विदाउट स्टेथोस्कोप से वो ऑडिबल है
तो हम उसको 2 नंबर देंगे, यानी उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है। तो अगर इसी तरह से हम 2-2 नंबर जोड़ने के बाद जो नंबर आता है, अगर मोर देन 7 आ जाता है तो डिस्ट्रेस की सीवियरिटी को हम ज़्यादा मानेंगे, यानी 8, 9, 10 आ जाता है तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना ही कंपलसरी हो जाता है। अब डाउनिस स्कोरिंग के हेल्प से समझते हैं डाउनिस स्कोरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन न्यूबॉर्न बेबीज़। ये दोनों के लिए है, टर्म और प्रीटर्म, यानी जो टर्म बेबीज़ हैं उनके लिए भी यूज़फुल है और जो प्रीटर्म बेबीज़ हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। तो रेस्पिरेटरी रेट अगर पेशेंट का लेस देन 60 है, यानी लेस देन 60 है तो वो नॉर्मल की तरफ है, तो हम उसको 0 नंबर देंगे। अगर उसका जो रेस्पिरेटरी रेट है 60 से 80 के बीच में है, यानी 60 से प्लस जा रहा है, 80 तक जा रहा है, तो हम उसको 1 नंबर देंगे। और अगर मोर देन 80 जा रहा है तो हम उसको 2 नंबर देंगे, यानी 2 नंबर जो है डिस्ट्रेस की सीवियरिटी बढ़ती जा रही है पेशेंट की। अगर पेशेंट साइनोस नहीं है तो हम उसको 0 नंबर देंगे। अगर साइनोस है रूम एयर पर, यानी जो रूम की ऑक्सीजन है 21% FiO2 होती है एनवायरनमेंट में, अगर उस ऑक्सीजन पर पेशेंट साइनोसिस कर रहा है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। अगर 40% FiO2 पे पेशेंट 40% FiO2 पे पेशेंट साइनोस कर रहा है तो हम उसको 2 नंबर देंगे, यानी उसकी सीवियरिटी बढ़ रही है। एयर एंट्री अगर नॉर्मल है तो हम उसको 0 नंबर देंगे, और माइल्ड डिक्रीज़ है यानी हल्की कम है तो हम उसको 1 नंबर देंगे, और मार्क डिक्रीज़ है यानी सीवियरिटी है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। ग्रंट अगर पेशेंट को नहीं है तो हम उसको 0 नंबर देंगे, और ऑडिबल विद द स्टेथोस्कोप, यानी ऑडिबल है स्टेथोस्कोप से तो हम उसको 1 नंबर देंगे, यानी विदाउट स्टेथोस्कोप के जो ग्रंट है वो ऑडिबल है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। अब रिट्रैक्शन समझते हैं। रिट्रैक्शन अगर नील है, यानी रिट्रैक्शन नहीं है पेशेंट को, तो हम उसको 0 नंबर देंगे, और माइल्ड है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। अगर मॉडरेट है, यानी मॉडरेट यानी सीवियरिटी की तरफ पेशेंट बढ़ रहा है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। तो इसी तरह से हम जो है सारी जो है सिल्वरमैन एंडरसन और डाउनिस स्कोरिंग की हेल्प से हम पेशेंट की जो सीवियरिटी है डिस्ट्रेस की वो हम समझ पाएंगे। तो हमने एक बुक से लिया हुआ है सिल्वरमैन एंडरसन स्कोरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबीज़। तो हम समझते हैं इसे। अगर पेशेंट का अपर चेस्ट मूवमेंट अगर सिंक्रोनाइज है तो हम उसको 0 नंबर देंगे। लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम 0 नंबर देंगे। ज़िफॉइड रिट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, नन, तो हम उसको 0 नंबर देंगे। नेयर डायलेशन अगर प्रेजेंट नहीं है, फ्लेयरिंग नहीं कर रही है तो हम इसको 0 नंबर देंगे। और पेशेंट एक्सपायरेटरी ग्रंट नहीं कर रहा है तो हम उसको नन यानी 0 नंबर देंगे। और जैसे कि लेग इंस्पायरेशन है, यानी अपर चेस्ट में लेग इंस्पायरेशन है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। लोअर रिट्रैक्शन अगर जस्ट विजिबल है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। ज़िफॉइड रिट्रैक्शन अगर जस्ट विजिबल है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। और नेयर्स डायलेशन उसका जस्ट विजिबल है तो हम उसको 1 नंबर देंगे। एक्सपायरेटरी ग्रंट हेयर्ड विद स्टेथोस्कोप, यानी एक्सपायरेटरी जो ग्रंट पेशेंट कर रहा है, अगर स्टेथोस्कोप के साथ हम उसको सुन पा रहे हैं तो उसको हम 1 नंबर देंगे। जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ तक पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में है, और यहाँ जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं तो डिस्ट्रेस की सीवियरिटी बढ़ती जा रही है। तो जैसे हमने समझा 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ पे पेशेंट को हम 5 नंबर दे रहे हैं, तो सीवियरिटी पेशेंट की उतनी नहीं है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़े। और जैसे अब आगे समझते हैं कि अगर चेस्ट का मूवमेंट सी-सॉ मूवमेंट है तो हम उसको 2 नंबर देंगे, यानी फ्लेयर कर रहा है चेस्ट ऐसे करके, अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, यानी प्रॉपर जो है ब्रीदिंग उसकी कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो हम उसको 2 नंबर देंगे। और ये
रिट्रैक्शन इजीली सीन हो जाते हैं, रिट्रैक्शन इजीली सीन होते हैं तो हम पेशेंट को 2 नंबर देंगे, और ज़िफॉइड रिट्रैक्शन इजीली सीन होते हैं तो हम उसको 2 नंबर देंगे। नियर्स डायलेशन अगर इजीली सीन है तो हम उसको 2 नंबर देंगे, और पेशेंट की एक्सपायरेटरी ग्रंट हेयर्ड बाय एयर यानी विदाउट स्टेथोस्कोप से हमको सुनाई दे रही है उसकी ग्रंटिंग, तो हम उसको 2 नंबर देंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10 यानी ये 10 नंबर हो जाते हैं, यानी पेशेंट सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की तरफ जा रहा है। इसी तरह से हम सारे नंबर्स को कैलकुलेट करके पेशेंट की जो है डिस्ट्रेस की सीवियरिटी को समझ पाएंगे। अब समझते हैं कि पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने से पहले हमको समझना है कि पेशेंट को, कौन से पेशेंट को, कितने वजन के पेशेंट को कितने नंबर की ईटी ट्यूब डालनी है, एंडोट्रैकियल ट्यूब डालनी है, तो वो समझ लेते हैं। साइज़ ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब हम इसको एमएम में कंसीडर करेंगे, एमएम में समझेंगे। न्यूनेट्स के लिए समझ लेते हैं। वेट इसका अगर पेशेंट का लेस देन 1 kg है तो हम 2.5 mm की ईटी डालेंगे, और पेशेंट का वेट अगर 1 किलो से 2 किलो तक है, यानी 1 किलो से 2 किलो के बीच में है, तो हम इसको 3 नंबर की ईटी डालेंगे। और पेशेंट का वेट अगर 2 किलो से 3 किलो के बीच में है तो हम 3.5 नंबर की ईटी डालेंगे, और अगर पेशेंट का वेट मोर देन 3 kg है तो हम उसमें 4 नंबर का ईटी डालेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन एक्सेप्शन हो सकती है, अगर किसी पेशेंट में एनाटॉमिकल डिफरेंस देखने मिलता है। एनाटॉमिकल डिफरेंस ऐसा होता है कि अगर हमने पेशेंट को ईटी डाली तो किसी किसी पेशेंट में 3 नंबर, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंस आ सकता है इसमें, कि अगर हमने ईटी डाली तो यहाँ से कुछ स्पेस ऐसे बच जाता है, तो पेशेंट बार बार वेंटिलेटर जो लीक दिखाता रहता है, तो उस कंडीशन में हम अगर 4 नंबर की ये कैलकुलेशन आती है तो हम उसमें 4.5 नंबर तक हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 4.5 नंबर तक की हम उसमें ईटी डाल सकते हैं, 4.5 mm की ईटी डाल सकते हैं। तो हमने समझा कि पेशेंट की जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है वो हमको किस तरह से सेलेक्ट करनी है। अब हमने समझ लिया कि हमने पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया, तो इंट्यूबेट करने के बाद ईटी का जो प्लेसमेंट है, यानी जो ईटी का डेप्थ ऑफ इंसर्शन है, कि कितने नंबर पर हमको डेप्थ ऑफ इंसर्शन उसकी रखनी है, कि कितने नंबर तक हमको पेशेंट की ट्रैकिया में ईटी को इंसर्ट करना है, तो वो हम समझेंगे। तो वो हम नापते हैं कि पेशेंट के अगर जैसे मुंह में ईटी डाली हमने, तो अपर जैसे माउस से हम यहाँ से उसका नंबर को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो नंबर आएगा वही नंबर हमको देखना है। तो अब समझते हैं ईटी प्लेसमेंट इन न्यूनेट्स। तो डेप्थ ऑफ इंसर्शन हम सेंटीमीटर में समझेंगे। तो हमको समझना है कि पेशेंट की जो डेप्थ है इंसर्शन की, वो हमको वेट इन केजी में लेना है और प्लस करना है 6, यानी वेट प्लस 6 करना है, जो भी उसकी कैलकुलेशन आती है, यानी वेट प्लस 6 करना है। यानी 2 kg का पेशेंट है, वेट प्लस 6 किया तो 2 + 6 हो जाएगा, तो 8 नंबर पर हमको पेशेंट की ईटी जो है फिक्स करनी है। अगर पेशेंट का वेट 1 किलो ही है तो हम 1 + 6 कर सकते हैं, तो 7 सेंटीमीटर पर हम उसकी ईटी को फिक्स कर सकते हैं। और एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर पेशेंट का वेट, बेबीज़ वेट अगर लेस देन 750 ग्राम है, यानी 750 ग्राम तक का पेशेंट है, तो रिक्वायरिंग ओनली 6 सेंटीमीटर इंसर्शन, यानी हम उसको 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा एंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर हमने 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा ईटी को इंसर्ट करते हैं तो वो कई बार ऐसा होता है कि हमने ईटी डाली और ज़्यादा इंसर्ट कर दी, तो वो एक ही लंग को वेंटिलेट करती रहेगी। तो अगर हमने जैसे कि पेशेंट की ईटी ट्यूब डाली और यहाँ से अगर पेशेंट के लंग्स की जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है, अगर वो डिवाइड यहाँ से हो रही है, तो अगर हमने ईटी अगर यहाँ से अंदर कर दी तो वो एक ही लंग्स को वेंटिलेट करती रहेगी। तो हमको ध्यान रखना है कि ईटी हमको यहाँ रखनी है, तो जिसकी वजह से पेशेंट के जो दोनों लंग्स जो है वेंटिलेट होते रहें। तो उस कंडीशन में हमको जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है उसको ज़्यादा इंसर्ट नहीं करना है, प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से ही उसको इंसर्ट करना है। तो अब समझ लेते हैं कि पीडियाट्रिक पेशेंट में ईटी ट्यूब को कैसे सेलेक्ट करेंगे। पीडियाट्रिक पेशेंट में ईटी को हम एमएम में ही लेंगे, और अगर पेशेंट का वेट जो एज है, पेशेंट की एज है वो लेस देन 8 ईयर है, तो उसमें हम अनकव्ड ईटी का यूज़ करेंगे, और अनकव्ड ईटी का यूज़ करेंगे और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम जो है ईटी का सिलेक्शन करेंगे। यानी एज को हम ईयर में लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 4 + 4,
जो भी नंबर आएगा उतने नंबर की हमको ईटी ट्यूब लेनी है और अनकव्ड ईटी ट्यूब लेनी है लेस देन 8 ईयर के पेशेंट के लिए। और पेशेंट का जो एज है वो मोर देन 8 ईयर है तो उसमें हम कव्ड ईटी ले सकते हैं, यानी उसमें हमको कव्ड ईटी लेनी है। तो एज हमको इसमें भी एयर में ही लिखनी है और डिवाइड करना है 4 + 3.5। तो इसमें भी हमको कव्ड ईटी लेनी है। जो भी नंबर आएगा हमारा कैलकुलेशन के बाद उस नंबर के हिसाब से हम जो है ईटी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डेप्थ ऑफ इंसर्शन समझ लेते हैं पेशेंट की, यानी एज को हम एयर में लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 2 + 12 सेंटीमीटर। यानी एज को हमने एयर में लिखा, यानी कि हमारा 6 साल का पेशेंट है और हमने डिवाइड किया 2 से और प्लस करेंगे हम 12 से। जो भी नंबर आएगा हमारा वो हमारा जो भी नंबर आया, जैसे कि हमारा 15 नंबर आता है तो हम 15 पर ही उस ईटी ट्यूब को फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है ईटी ट्यूब को फिक्स कर सकते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट में। तो आई होप आप समझ चुके हैं। अगर वीडियो समझ में नहीं आती है तो प्रॉपरली दोबारा से अगर वीडियो को धीरे धीरे पॉज करते हुए देखेंगे, नोट करके देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।